नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ में जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 11 लोगों की मौत। सीएम सिद्धारमैया ने किया 10 लाख मुआवजे का ऐलान। आरसीबी विक्ट्री परेड में भगदड़ पर बोले सिद्धारमैया, कुंभ मेले में भी तो मरे थे 50 से 60 लोग, स्टेडियम की क्षमता से ज्यादा लोग पहुंचे। भारत में अगले साल जातीय जनगणना की होगी शुरुआत। प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। 1 मार्च 2027 तक आएंगे जनगणना के आंकड़े। अयोध्या में कल दूसरी प्राण प्रतिष्ठा। आधे घंटे के अभिजीत मुहूर्त में मुख्य पूजा। सीएम योगी करेंगे आरती, होंगे मुख्य अतिथि। 3 दिन चलेगा कार्यक्रम। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क का अयोध्या दौरा। रामलला के दर्शन के बाद हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। आस्था से सराबोर हुए एरोल मस्क। और जालौन में शर्मनाक करतूत। सौतेले पिता ने बेटी के साथ किया दुष्कर्म। विरोध करने पर करता था मारपीट। मां के साथ कोतवाली जाकर की शिकायत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के लिए क्रिकेट एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बीजेपी के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि महाकुंभ के दौरान भी भगदड़ हुई थी। ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीएम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ को एक अप्रत्याशित हादसा बताया। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस घटना की जानकारी देते हुए सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सरकार और क्रिकेट एसोसिएशन ने विक्ट्री परेड का आयोजन किया था। किसी ने भी इस तरह के हादसे की कल्पना नहीं की थी, लेकिन 35,000 की क्षमता वाले स्टेडियम के बाहर 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान सीएम सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि सभी घायलों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। सीएम ने कहा कि स्टेडियम में छोटे गेट थे, लोग गेट से घुस गए, गेट तोड़ दिए, तभी भगदड़ मच गई। किसी को उम्मीद नहीं थी। No, I do not want to defend the incident, the tragedy so happened. I do not want to defend, I do not want to play politics in this. Our government is not going to play politics in this. See, let us see the outcome of the magisterial report. I will give 15 days time. Sir, is there preliminary information? What exactly happened during the stampede? So what created the chaos? Which game did it happen? ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. There are very small gates. I hope that you have visited the cricket stadium. There are small gates. The people entered through the gates. They have broken the gates. They have broken the gates also. So stampede has taken place. Nobody has expected so much a crowd will come, because the capacity of the stadium is only 35,000 people. Only 35,000 seats are there. But 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. So that is why, see, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಂಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಪ್ರೇಮ ಪೇಶಿ, it looks like that. It doesn't mean that ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಏನು ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. That is why I ordered magisterial inquiry and I given 15 days time. अगली खबर का रुख करेंगे हरियाणा के सोनीपत से। अगली खबर जहां भाजपा प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया का बयान सामने आया। राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे पर बोले सतीश पूनिया, कहा कांग्रेस का नेतृत्व दिशाहीन है, कांग्रेस को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। सतीश पूनिया ने बात कही, राहुल गांधी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, देश की जनता अब पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। तो सतीश पूनिया ने कांग्रेस को निशाना साधा, बोले कांग्रेस का नेतृत्व अब दिशाहीन हो चुका है।
अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां भूमाफियाओं के खिलाफ डीटीपी का पीला पंजा लगातार कहर ढा रहा है। फरीदाबाद में लगातार बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग, फार्म हाउस और अवैध रूप से चल रही गतिविधियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। फरीदाबाद लोकसभा में डीटीपी विभाग ने अवैध प्लॉटिंग करने वाले बिल्डरों की बनाई कॉलोनियों, फार्म हाउस और उनके दफ्तरों को तोड़ने को लेकर लगातार पीला पंजा काम कर रहा है। इसी के चलते अवैध प्लॉटिंगों का डीटीपी विभाग का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। आज भी डीटीपी विभाग ने फरीदाबाद लोकसभा के कई भूमाफियाओं के अवैध प्लॉटिंग पर तोड़फोड़ की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें डीटीपी के आपको बता दें अनिल मलिक ने बताया कि गाँव नगलिया में भूमाफिया अवैध रूप से बड़े पैमाने पर कॉलोनी, फार्म हाउस का निर्माण कर रहे हैं। इस मौके पर जानकारी देते हुए डीटीपी अनिल मलिक ने बताया कि लगातार अवैध प्लॉटिंग पर डीटीपी विभाग की कार्रवाई जारी है। डेमोलिशन प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी हम कंट्रोल्ड एरिया जो डिक्लेयर हुआ था हमारा लॉन्ग जेवर कनेक्टिविटी रोड, तो उसके नगलिया गांव में खड़े हैं हम। और नगलिया गांव में मोटा मोटा मान के चलिए आप 4-5 नाम से कॉलोनाइजर्स अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कि एक स्टर्लिंग, वैदिक स्टर्लिंग के नाम से है, एक द फॉरेस्टा के नाम से है, और ताज ग्रीन और एक एडब्ल्यूजी। वैसे तो इनका मोटा मोटा जो रकबा माने तो वो कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर होने से पहले फील्ड बुक में दर्ज है, जो कि ये हमारी फील्ड बुक है। तो बट उसके बाद भी इन्होंने जो हमारा नवंबर 2023 में कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर हुआ, उसके बाद इन्होंने किसी ने 5 एकड़, किसी ने 2 एकड़, किसी ने मैक्सिमम अगर बात करें तो ऐसा ही है कि 5-7 एकड़ तक, 8 एकड़ तक, किसी ने 2 एकड़ में करी है। जैसे द फॉरेस्टा है, इनका मान के चलिए कि 2-3 एकड़ में ज़्यादा बढ़ाई है इन्होंने। करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के कई जिलों में कोरोना के मरीज आ रहे हैं। पिछले दिनों यमुनानगर की एक महिला पंजाब के व्यास में स्थित सत्संग में गई थी और वहीं उसे तकलीफ हुई, जिसके चलते वह मोहाली के अस्पताल में दाखिल हुई। टेस्ट के दौरान उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब वो महिला ठीक होकर अपने परिजनों से अपने घर पहुंच चुकी है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर विगीस गुटेन का कहना है कि यमुनानगर में कोरोना को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई। सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड, ऑक्सीजन सहित सभी तरह के इंतजाम किए गए। देखिए, आज भी एक पॉजिटिव केस आया है, तो हमारे पास अभी 3 केसेस हैं जो पॉजिटिव है अम्बाला में, और तीनों होम आइसोलेशन में बिल्कुल ठीक हैं। अभी तक हम 228 टेस्ट कर चुके हैं, और उसमें से आज जो 228 में से आज जो है वो 19 टेस्ट आज भी हुए, तो 3 ही हमारे पॉजिटिव है। तो सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, किसी भी प्रकार के किसी पैनिक की कोई जरूरत नहीं। तो किस चीज़ का जो है ध्यान रखना है इन दिनों के अंदर? देखिए, आप जानती हैं कि शुरू से एडवाइजरी गवर्नमेंट देती रही है टाइम अनुसार। पिछली बार की है कि अपना खांसते हुए, छींकते हुए जो पालन करना है, हाथ धोने हैं, और बार बार अपने हाथों को अपने नाक या मुंह के पास नहीं लगाना है। अगली खबर हरियाणा के अम्बाला से है, जहां एक और नया कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। एक आपको बता दें, साथी मरीजों की कुल संख्या 3 हो गई। सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सहल ने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है। तीनों मरीजों की हालत सामान्य है और वे होम आइसोलेशन में है। अब तक जिले में कुल 228 कोरोना लोगों के कोरोना संदिग्धों के टेस्ट किए जा चुके हैं। उन्होंने विभाग के अलर्ट मोड पर होने का दावा किया। केसेस हैं जो पॉजिटिव है अम्बाला में, और तीनों होम आइसोलेशन में बिल्कुल ठीक हैं। अभी तक हम 228 टेस्ट कर चुके हैं, और उसमें से आज जो 228 में से आज जो है वो 19 टेस्ट आज भी हुए, तो 3 ही हमारे पॉजिटिव है। तो सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। खांसते हुए, छींकते हुए जो पालन करना है, हाथ धोने हैं, और बार बार अपने हाथों को अपने नाक या मुंह के पास नहीं लगाना है। और अगर कभी किसी पेशेंट को खांसी, जुकाम, बुखार होता है तो अपने आप दवाई ना ले, सरकारी हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर से चेकअप कराए। अगर डॉक्टर साहिबान सही समझते हैं तो उसे टेस्ट करा दिया जाएगा। उसके बाद जैसी भी उसकी रिपोर्ट है वैसा ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगली खबर झारखंड के गोड्डा से है, जहां हसडीहा भगलपुर मुख्य मार्ग पर हसडीहा थाना क्षेत्र से सटे बॉर्डर पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में पूर्व मुखिया CSP
संचालक को दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने के साथ परिजनों ने पूर्व मुखिया महेंद्र टुडू को तुरंत हसडीह थाना लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट भेजा गया। महेंद्र टुडू की नाजुक हालत को देखते हुए देवघर रेफर कर दिया गया, जहां से पुनः दुर्गापुर रेफर किया गया। दुर्गापुर जाने के क्रम में महेंद्र ने हिम्मत हारी और जामताड़ा के समीप दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश पहुंचकर सीएसपी को लूटने के बाद महेंद्र टुडू को गोली मारने के बाद इसके बाद बाइक सवार 2 बदमाश भाग निकले। वहीं एक बाइक से बदमाश भाग निकले, जबकि दूसरी बाइक स्टार्ट न होने के कारण उसको छोड़कर बदमाश वहां से भाग निकले। कल क्या घटना हुई? सर कल यहाँ पे घटना ये हुई कि हमारे यहाँ मुखिया जी तो 2 बाइक में 4 लोग आए हुए थे और उसको मैंने देखा नहीं किधर से आया हुआ था। जब उसने फायरिंग की तब हम लोग को आवाज़ सुनाई थी, फिर हम लोग घर से बाहर निकला, फिर हम लोग मुखिया जी को बचाने के लिए तो हम लोग सब दौड़े वहाँ से। तो उसमें से 2 बाइक वाले फरार हो गए और 2 बाइक वाले नहीं फरार हो पाए। जो भी लूट हत्याकांड हुआ है पूरे मुख्य, हम लोग जो अपनी टीम को है लगा दिए हैं इसमें कि SIT का भी गठन हुआ है। कल रात को ही गठन हो गया था और बहुत जल्द हम लोग अपराधी को पकड़ लेंगे। हम लोग कुछ हिंट्स भी मिला है और उस क्षेत्र पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। कोडरमा जिले के आपको बता दें छत्तरबर गांव में 11,000 की वोल्टेज के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों में शोक की लहर है। मृतक की पहचान 41 वर्षीय शंकर गुप्ता के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने 100 को पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया। मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया और विभाग से मुआवजे की मांग की है। मृतक के 2 छोटे बच्चे और पत्नी है, जिसकी सारी जिम्मेदारी मृतक के कंधों पर थी। अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां राहुल गांधी के बयान को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जितने बार जम्मू कश्मीर में हमले हुए इन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। आतंकवादी बम विस्फोट करते रहे, इन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। ताज होटल की घटना पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये सदन तक में जवाब नहीं देते थे। आज पाकिस्तान को जवाब मिला है तो ये लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, भ्रम पैदा करके राजनीति करते हैं। आपको बता दें कि भोपाल में ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी का विवादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप का फोन आया, नरेंद्र जी सरेंडर हो गए। यही बीजेपी RSS का कैरेक्टर है। इसके बाद अब विजय शर्मा ने पलटवार किया है और राहुल गांधी को नसीहत देते हुए उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल की याद दिलाई। उन्होंने कि कांग्रेस कभी जवाब नहीं देती थी। नहीं है लोगों का जितनी बार जम्मू कश्मीर में जितने भी हमले हुए इन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। आतंकवादी बम विस्फोट करते रहे, इन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। बम्बई में जो कुछ हुआ आप जानते हैं, ताज होटल में इन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। ये अपने सदन में भी हमला होता रहा, इन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। ये किसी का जवाब नहीं देते थे। आज जब जवाब मिला है पाकिस्तान को बाकायदा, तो इनको एक शिगुफा खड़ा करना है, इनको एक भ्रम पैदा करना है लोगों के बीच। तो भ्रम करके राजनीति करते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लंबे समय से काबिज माओवाद अब समाप्ति की ओर है। लगातार जवानों के द्वारा माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बस्तर शांति समिति ने एक बड़ी बैठक आयोजित की। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि पिछले 4 दशकों में किस तरह से बस्तर में माओवाद ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया और इन घटनाओं में कितने लोगों की जानें गई। साथ ही पिछले कुछ महीनों में बस्तर में जवानों ने माओवाद पर अब तक का कैसे सबसे बड़ा प्रहार किया। कई बड़े माओवादी फोर्स की गोलियों से मारे गए, जिसमें ये बताया गया कि माओवाद के चलते बस्तर में कितने घर उजड़ गए, कितने हजार निर्दोष मारे गए। बस्तर शांति समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में द बस्तर फाइल्स और विवादित केरल स्टोरी फिल्म के निर्माता सुदीप्तो सेन, गृह मंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जो ग्रामीण पहले माओवाद का साथ देते थे, अब वो समझ चुके हैं कि माओवाद ने उन्हें कितना नुकसान पहुंचाया।
लूटपाट हुआ, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई है, उसको एक बार समझने और जानने की ज़रूरत है। तो 1989 में बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर में मैसेकर हुआ था, उसको समझने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि बंदूक के नली से जब सरकार बनती है तो वो सरकार बंदूक से ही बात करती है। भिलाई में फेसबुक पर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर भाजपाई भड़क गए हैं। बीती रात वैशाली नगर थाने का घेराव किया गया। फेसबुक पर वरिष्ठ कांग्रेसी और साडा के उपाध्यक्ष रहे बृजमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। आपको बता दें वैशाली नगर पुलिस ने कांग्रेसी नेता बृजमोहन सिंह को गिरफ्तार किया। थाने के सामने बढ़ती भाजपाइयों की भीड़ को देखकर पुलिस ने बृजमोहन सिंह को दूसरे थाने भेज दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे। भिलाई भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष स्वीटी कौशिक, शारदा प्रसाद गुप्ता, मदन सेन सहित तमाम कार्यकर्ता लिखित शिकायत पर बृजमोहन सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग गए न्यू मैरिज कपल के साथ जो हुआ शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 11 दिनों से राजा और उनकी पत्नी सोनम की तलाश चल रही। परिवार की उम्मीदें तब टूट गई जब रेस्क्यू टीम को राजा रघुवंशी की बॉडी मिली। शव बुरी तरह से डिकम्पोज हो गया था। परिवार ने राजा की शिनाख्त की। फिलहाल पत्नी सोनम को अभी भी तलाश किया जा रहा है। अब राजा के पीएम रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ है जिसने इस पूरी मिस्ट्री को एक नया मोड़ दे दिया। हनीमून पर अपनी पत्नी सोनम के साथ शिलोंग गए इंदौर के युवा कारोबारी राजा रघुवंशी की आपको बता दें हत्या हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। पूर्वी खासी हिल्स एसपी विवेक संयम ने इसकी जानकारी दी। सोनम अब भी लापता है। आपको बता दें यूडब्ल्यू शिलोंग राजा रघुवंशी मामले में परिवार चाहता है कि सीबीआई जांच हो। राजा रघुवंशी का पार्थिव शरीर लेने परिवार शिलोंग पहुंच चुका है। रिपोर्ट हमने लिखाई थी सोरा थाने में और वो लोगों की अभी आज अपने 15 दिन हो चुके हैं और राजा रघुवंशी जो है उसकी हमें डेड बॉडी दी गई है और उसकी अभी तक कोई सामान की पूछताछ नहीं मिली अभी तक चीज़ें, जैसे उसका पर्स है, चेन है, अंगूठी है, ब्रेसलेट है और बैग, ये अभी तक हमको मिला नहीं है। और हम लोग ये चाहते हैं तो सोनम रघुवंशी जो है उसको हमको इस हालत में ना दी जाए, उसको उसकी छानबीन की जाए। और हम लोग चाहते हैं खाली ये तो मेरी जो बहू है उसको एक जिंदा मिला मार्ग हो बस। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के थांदला और मेघनगर के बीच देर रात को सजेली की रेलवे फाटक के समीप तेज रफ्तार ट्रेले ने वैन को जबरदस्त टक्कर मार दी जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मृतक परिवार कल्याणपुरा के समीप भावपुरा ग्राम से शादी समारोह से लौट रहा था। ट्रेला चालक मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि शादी समारोह से खुशी अपने घर लौट रहा परिवार जिसकी कार जैसे ही सजेली फाटक के करीब रेलवे निर्माणाधीन पुल के करीब पहुंची तभी एक तेज रफ्तार ट्राला ने कार को टक्कर मार दी। देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। मथुरा से हम खबर जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं वृंदावन। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन कर भगवान से मंगल की कामना की। सेवायतों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भगवान का अंग वस्त्र की प्रसादी भेंट की है। कॉरिडोर को लेकर आपको बता दें गोस्वामी ने ब्रजेश पाठक को ज्ञापन सौंपा है। ब्रजेश पाठक ने मंदिर सेवायतों को आश्वासन दिया मांग पत्र पढ़कर मांगे जाएंगे सुझाव। ब्रजेश पाठक ने बात कही। उन्होंने कहा कि मंदिर के गोस्वामी मेरे परिवार का हिस्सा है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कई स्वास्थ्य केंद्रों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण के दौरान सीएमओ संजीव यादव को फटकार लगाई। जेम पोर्टर से खरीदा गया सामान धूल खा रहा है, जरूरत से ज़्यादा खरीदारी की गई। पूर्व में रहे सीएमओ अजय कुमार वर्मा ने कमीशन के चलते की थी अधिक से अधिक खरीदारी।
वहीं डिप्टी सीएम कराएंगे जांच, दोषियों पर कार्रवाई होगी। और हम बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना की है कि पूरे प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो, नंबर 1 पर प्रदेश आए और पताका माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर फहराए। जहां तक गोस्वामी जी लोगों का सवाल है, आपका जो प्रश्न है, गोस्वामी जी की मांग पत्र हमें मिला है और गोस्वामी जी की जो बिहारी जी की इच्छा है, गोस्वामी जी के मांग पत्र के अनुसार हम लोग काम करेंगे और किसी भी स्थिति में किसी का भी अहित नहीं होने दिया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम दरबार सहित परकोटा में नवनिर्मित 6 अन्य मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा 5 जून यानी गुरुवार को संपन्न होगी। आपको बता दें, हालांकि ये समारोह उस तरह नहीं होगा जैसा कि श्री राम जन्मभूमि में विराजमान बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हुआ था, लेकिन इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए अयोध्या के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बुधवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जो कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है, संपूर्ण कार्यक्रम उसी तरह होंगे। डीएम श्री फुंडे ने भी बताया कि मुख्यमंत्री के अलावा जिले के प्रभारी मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कोई अन्य वीआईपी नहीं शामिल हो रहे हैं। राम दरबार सहित मंदिर के परकोटा में बने नवनिर्मित मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के समय दर्शन बंद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन कर सकेंगे। कल 5 जून 2025 को राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा फर्स्ट फ्लोर पे निर्मित श्री राम दरबार एवं परकोटे में नवनिर्मित 6 मंदिरों का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का समापन किया जाना है। कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में सहभागिता करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश स्वयं यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और जैसा कि अभी चर्चा हुई है कि ये जो मंदिर है, इनकी कल प्राण प्रतिष्ठा होने के उपरांत कुछ दिनों के पश्चात जब बचा हुआ कार्य पूरा हो जाएगा, तब यहाँ पर दर्शन जो है सुलभता से सभी लोगों हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अयोध्या से। जब भगवान रामलला को राम दरबार में स्थापित होने से पहले राम भक्त तरह तरह की श्रद्धा रामलला के प्रति श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं और निवेदन भी कर रहे हैं। हैदराबाद के राम भक्त श्री निवासन ने भगवान रामलला को 14 किलो चांदी और 250 ग्राम सोने से निर्मित धनुष बाण भेंट किया है। ये धनुष बाण बेहद अनोखा है। राम दरबार में राजा राम के विराजमान होने से पहले राम मंदिर ट्रस्ट को समर्पित की गई। हैदराबाद के राम भक्त श्री निवासन के पिताजी 2 बार कार सेवा में भाग ले चुके थे। उनकी आखिरी इच्छा मंदिर निर्माण की थी। पिता का स्वप्न पूरा हुआ। ऐसे में भगवान रामलला के पक्ष में फैसला आने के बाद हैदराबाद के राम भक्त श्री निवासन ने रामलला को 8 किलो की चांदी की ईंट भेंट की थी और उसके साथ ही भगवान रामलला के भव्य महल में विराजमान होने के बाद चांदी और सोने के चरण पादुका भेंट की और एक बार फिर 14 किलो की धनुष बाण और रामलला को सोने और चांदी के धनुष और बाण भेंट किए हैं। शिलान्यास में 5 ईंट दिया हूँ चांदनी का। बाद में चरण पादुका बना के रामेश्वर से अयोध्या तक पैदल से आया हूँ राम जी का गमन मार्ग में। अभी 14 किलो से चांदनी से धनुष बाण बनाया। ये राम जी का वनवास 14 वर्ष है ना, तो वही हिसाब से 14 किलो से बनाया। और 2.5 किलो का सोना भी यूज़ किया इसमें। 250 ग्राम्स किया। वो पूरा चांदनी का है। ये स्पॉन्सर्स है ETV CH किरण शैलजा, वो दोनों वो लोगों ने स्पॉन्सर किया। पाँच जून को रामलला अपने भव्य दरबार में अपने पूरे परिवार के साथ प्रतिष्ठित होने वाले हैं। अनुष्ठान का क्रम जारी है और अनुष्ठान चल रहा है। ऐसे में श्रद्धालु भी लगातार
रामलला के दर्शन कर रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है राम जन्मभूमि परिसर क्षेत्र में, जहां पर आप देख सक रहे होंगे कि बगल में लगातार श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ऐसे में अनुष्ठान का कार्य भी अंदर चल रहा है, जो कि कल 11 बजे तक, 11:15 बजे तक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद प्रतिष्ठा भगवान की जाएगी। ये काशी से आए तमाम विद्वान लगातार अनुष्ठान पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके साथ ही हैदराबाद से आए हुए एक भक्त ने श्री रामलला को एक अनोखा भेंट प्रदान किया है। उस भेंट में रामचंद्र जी का अति प्रिय धनुष है, जो कि पूरी तरीके से सोने और चांदी से निर्मित है। 14 किलो की चांदी और 250 ग्राम के आसपास का सोना उस धनुष बाण में लगा है, और उस धनुष बाण को उस पथ के माध्यम से लेके आया गया है। उसका निर्माण चेन्नई में कराया गया और उस पथ के माध्यम से लेके आया गया है, जिसमें से भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास करके जिस पथ पर चले थे, उस पथ से उस धनुष बाण को भी लेके आया गया है। ऐसे अति प्रिय भक्त जो कि उनको, जिन्होंने इस बार ये धनुष बाण प्रदान किया है, गिफ्ट किया है, वो इससे पहले भी रामलला को और भी तमाम चीजें भेंट कर चुके हैं। जब रामलला की यहाँ पर न्यू स्थापना हो रही थी, तब उन्होंने चांदी की ईंटों को गिफ्ट किया था, और उसके बाद लला के लिए उन्होंने खड़ाओं को भी चांदी से निर्मित कराकर गिफ्ट किया था। इसी तरीके की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मैं शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या से। कानपुर विकास प्राधिकरण यानी कि केडीए में 143वीं बोर्ड बैठक बुधवार को मंडलायुक्त डॉक्टर के विजयन पांडेयन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में 15 बिंदु रखे गए। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर भी मुहर लगी है। इसके अलावा केडीए की ओर से 1400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जिसे पूरे साल के विक्रय कर, शुल्क और शहर के विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। न्यू कानपुर सिटी 15 अगस्त को शहरवासियों के लिए लॉन्च हो जाएगी, जिसमें 1793 प्लॉट बनाए जाएंगे, जिनमें मध्यवर्गीय लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्लॉट होंगे। मॉडल शहर के रूप में विकसित करने के लिए शासन स्तर से 50,000 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश भी मिले हैं, जिससे शहर में एलिवेटेड रोड सहित ओवरब्रिज के साथ साथ विकास के कई सारे कार्य किए जा सकेंगे। शहरवासियों को राहत देते हुए केडी द्वारा बनाए गए पुराने प्लॉटों के दामों में वृद्धि नहीं की गई है। चकेरी में श्रमजीवी छात्रावास का भी प्रस्ताव पास कर दिया गया। आने वाले सालों में शहर को नया स्वरूप मिलेगा। कानपुर नगर का फोकस करते हुए है। 2027 तक का रिंग रोड हमारा जून तक कंप्लीट हो जाएगा। उस पे उसका अंदर और बाहर का बहुत सारे परियोजना हम लोग लिए हैं। खासतौर पे सिटी का डीकंजेस्ट करने के लिए योजना था। उस पर प्रमुख रूप से हम लोग मुख्य जो कितने 2 लेन है उसको 4 लेन में ले लिए हैं, और मास्टर प्लान का रोड जीडीए के कितने हैं, केडीए के कितने, वो सारे ले लिए हैं। उसके अलावा जो यहाँ से रेडियल रोड्स कितने वो भी ले लिए, वो है। उसके अलावा जो नगर निगम का अंदर ये सीएम ग्रिड का योजना पहले से चल रहा, उसके अलावा बहुत सारे योजना, बहुत सारे रोड छूटा हुआ वो भी ले लिए। उसके अलावा बेसिकली प्रमुख 6 बिंदु पे हम लोग बनाए। एक तो पार्किंग का सुविधा बढ़ाने के लिए है, फिर वेंडिंग जोन इत्यादि के लिए है, फिर इंडस्ट्री रूप से कहाँ कहाँ इंडस्ट्री बसाना है उसको भी हम लोग कुछ योजना बनाए। कुछ जगह हमारा आईआईटी कानपुर के पास नाले सिटी बनेगा। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।